हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इस वीडियो में हम देखेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन जो कि है वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। इससे आपके यूसी में शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन कैसे रिलीज होते हैं। तो जो इनका फॉर्मेशन है वो तो होता है हाइपोथैलेमस में, ठीक है। हाइपोथैलेमस में क्या हुआ है, इनका फॉर्मेशन, फिर ये फॉर्म होके एक नर्व्स के थ्रू कहाँ चले जाते हैं, हमारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो कौन कौन सी नर्व्स होती है हमारे पास, तो एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है, और एक होता है मेरे पास सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे हाइपोथैलेमस में। तो ये जैसे ही हार्मोन फॉर्म हुए वो दोनों हार्मोन चले जाएंगे हमारे इन न्यूक्लियस में, और इन न्यूक्लियस से ये नर्व्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। कहाँ चले जाएंगे, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहाँ जाके होगा इनका सिक्रीशन। वहाँ जाके क्या होगा, इनका सिक्रीशन। तो याद क्या रखना है, फॉर्मेशन तो हुआ हाइपोथैलेमस में और सिक्रीशन कहाँ हुआ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। यहाँ से ये सिक्रीट होके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड वेसल्स में, और फिर जहाँ पर एक्ट करना है उन ऑर्गन्स पे जाएंगे। अब एक एक करके हम देखेंगे इन दोनों हार्मोन्स का फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। वैसोप्रेसिन का एक और नाम होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। किस तरीके से करता है वो हम आगे देखेंगे। ये मेनली 3 रिसेप्टर्स के थ्रू काम करता है। एक है V1A, एक है V1B और एक है V2, ठीक है। तो V1A कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है हमारे वेस्कुलर स्मूथ मसल में, ठीक है। मान लीजिए ये वेसल है, तो वेसल के अंदर प्रेजेंट होता है एंडोथीलियम और बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। तो इन स्मूथ मसल में ये V1A प्रेजेंट होता है। तो वैसोप्रेसिन यहाँ पे एक्ट करता है और इस वेसल का क्या कराता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, ठीक है। फिर हम बात करें V1B। V1B क्या काम करता है, सिक्रीशन ऑफ एडिनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH का सिक्रीशन करवाता है। फिर हम मेन बात करें V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी में। किडनी में ये क्या काम कराते हैं, एंटी डायूरेसिस का काम कराते हैं। मतलब जो हमारे पास एक्सेस वाटर रिलीज हो रहा था किडनी से, वो वापस रीअब्जॉर्ब कराने का काम इन V2 रिसेप्टर्स का होता है। आपको एक चीज याद रखनी है कि V2 रिसेप्टर्स किस तरीके से काम करते हैं, CAMP मैकेनिज्म के थ्रू काम करते हैं। वहीं हम देखें V1A और V1B किसके थ्रू काम करते हैं, DAG और IP3 के थ्रू काम करते हैं। हमने अभी तक सारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स देख लिए, तो हमको एक आइडिया लग गया है कि जो ग्रोथ हार्मोन था वो किसके थ्रू काम कर रहा था, वो काम कर रहा था जेक्स्ट्रेट के थ्रू। वहीं बाकी जितने भी हार्मोन हैं वो किसके थ्रू काम कर रहे हैं, CAMP के थ्रू और DAG और IP3 के थ्रू काम कर रहे हैं। तो आपको एक अच्छे से इन सारे हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म है वो समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ वैसोप्रेसिन। तो मेन फंक्शन की पहले बात करते हैं। तो जो मेन फंक्शन है वो इसके जो दूसरा नाम है उससे रिलेटेड है, वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब ये है, मान लीजिए मेरे पास नेफ्रॉन, ठीक है। ये क्या है मेरे पास, नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन में जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वहां से ये क्या कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब ये रीअब्जॉर्प्शन कैसे कराता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। तो चलिए उस मैकेनिज्म को पहले हम देखते हैं। तो इस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। ये है हमारे पास हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या है मेरे पास, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। वहाँ से क्या हुआ, मेरा जो ये ADH हार्मोन था वो फॉर्म हुआ, और फॉर्म होके कहाँ गया, पिट्यूटरी में, और पिट्यूटरी से वो रिलीज हुआ, और रिलीज होके कहाँ चला गया, ब्लड वेसल में, ठीक है। ब्लड वेसल से वो घूमते घूमते चला गया किडनी के पास। अब किडनी में क्या हुआ, ये ADH हार्मोन रिलीज हुआ, ठीक है। ये ADH हार्मोन रिलीज हुआ और किन रिसेप्टर्स पे काम किया, V2 रिसेप्टर्स। यहां तक आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको बताया था V2 रिसेप्टर पे जाके ये किस मैकेनिज्म से एक्ट करता है, CAMP मैकेनिज्म से एक्ट करता है। तो V2 रिसेप्टर्स पे जैसे ही जुड़ेगा G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और ATP को किस में जोड़ेगा, CAMP में जोड़ेगा। फिर ये आगे जाके एक प्रोटीन बनाता है। वो प्रोटीन होता है हमारे पास एक्वापोरिन। कौन सा होता है हमारे पास, एक्वापोरिन। ये एक्वापोरिन 2, अगर आप अच्छे से याद रखें तो एक्वापोरिन 2, ठीक है। ये एक्वापोरिन 2 जाके इन सेल मेम्ब्रेन की अंदर जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जुड़ गए और क्या कराएंगे, मेरे पास यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। यहाँ से वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं। तो एक बार वापस समझिए
कि हार्मोन रिलीज हुआ एडीएच पिट्यूटरी से, फिर गया ब्लड में, ब्लड से एक्ट करता है V2 रिसेप्टर्स पे जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, ठीक है। तो V2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट होगा और हमारा CAMP पाथवे बनेगा। CAMP पाथवे से मेरे पास बनेंगे एक्वापोरिन और वो एक्वापोरिन इन सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाएंगे और फिर ये क्या करेंगे, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराएंगे। वैसे तो ये बहुत ही टिपिकल मैकेनिज्म थी, लेकिन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, तो ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे चलते। फिर जो दूसरा मैकेनिज्म है हमारे पास वैसोप्रेसिन का, वो है ब्लड वेसल्स का वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाना, ठीक है। ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स में जाके वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है और क्या करती है, हमारे पास बीपी को रेगुलेट करती है। मान लीजिए बीपी कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, तो ये हार्मोन रिलीज होगा और क्या कराएगा, वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। और जब ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा तो ये क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा। तो इस तरीके से वो बीपी को रेगुलेट करता है, ठीक है। फिर और क्या काम होता है मेरे पास, सिक्रीशन ऑफ ACTH, ACTH का सिक्रीशन कराता है थ्रू V1B रिसेप्टर, ठीक है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, कॉजेज ग्लाइकोजिनोलिसिस इन लीवर। ये याद रखे नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर वाले जो 3 पॉइंट है वो आपको अच्छे से याद रखना है और वो आप V1A रिसेप्टर, V1B रिसेप्टर और V2 रिसेप्टर्स के थ्रू याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमने सारे एक्शंस देख लिए वैसोप्रेसिन। अब हम देखते हैं कि कौन सा फैक्टर है जो इस वैसोप्रेसिन के सिक्रीशन को कंट्रोल करता है। ऐसा तो नहीं है कि वैसोप्रेसिन हर टाइम रिलीज होता रहेगा, बॉडी में कुछ एक कंडीशंस होती है तभी ये वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है, तो पहली कंडीशन हमारे पास, जब हमारे पास प्लाज्मा की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाती है तब ये वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। ऑस्मोलैलिटी आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, कंसंट्रेशन मान लीजिए, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ऑस्मोलैलिटी ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। जो हमारे पास नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो होता है 285 मिली ऑस्मोल पर केजी, लेकिन मान लीजिए हमारी बॉडी की ऑस्मोलैलिटी बढ़ गई, ऑस्मोलैलिटी मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब बॉडी में फ्लूइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया, फ्लूइड मतलब आप समझिए मेरे पास सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि मेरे पास जो वाटर रिलीज हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, पीछे खाली सॉल्यूट रह जाएगा, तो मेरी ओवरऑल ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है किन किन कंडीशन में हो सकती है, जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, जैसे कि फ्लूइड लॉस हो गया। तो इन कंडीशन में जब ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होती है तब मेरे पास क्या होता है, ऑस्मो रिसेप्टर्स ऑफ एंटीरियर हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाते हैं। मतलब जो हमारे पास हाइपोथैलेमस था उनके जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे पास वैसोप्रेसिन का रिलीज करवाते हैं थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन करवाता है। और जैसे ही ये सिक्रीट होगा वो क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और जब वाटर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा तो मेरे पास जो ऑस्मोलैलिटी है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है जो वैसोप्रेसिन को कंट्रोल करता है। एक और फैक्टर है मेरे पास, वो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम। मान लीजिए अगर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया है तो सिंपल सी बात है, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो वैसोप्रेसिन का लेवल कम हो जाएगा और वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वैसोप्रेसिन का लेवल जैसे ही कम होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। वहीं हम देखें अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम मेरे पास कम हो गया तो वो क्या करेगा, वैसोप्रेसिन ज़्यादा रिलीज करेगी बॉडी और जो फ्लूइड है उसके रिटेंशन में हेल्प करेगी। यहाँ पे आपको ये टॉपिक मेरे हिसाब से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब इसी हार्मोन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कंडीशन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे पास डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस का क्या मतलब होता है, डायबिटीज़ मतलब तो आपको पता ही होगा और इंसिपिडस मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। तो ये एक तरीके का फॉल्स डायबिटीज़ है। फॉल्स क्यों बोला है इसको, क्योंकि इसमें जो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है और हमको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं किसके, डायबिटीज़ के, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉल्स डायबिटीज़ या फिर डायबिटीज़ इंसिपिडस। वो फॉल्स सिम्टम्स क्या होते हैं, पॉलीयूरिया मतलब इंसान को बार बार यूरिनेशन होगा, और दूसरा होता है पॉलीडिप्सिया मतलब इंसान को बार बार प्यास लगेगी, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है अगर मेरे पास ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल में देखने को मिलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ इंसिपिडस। अभी डायबिटीज़ इंसिपिडस क्यों होता है, ये होता है फेलियर ऑफ एडीएच सिक्रीशन। मान लीजिए एडीएच का सिक्रीशन नहीं हुआ तो ये है मेरे पास नेफ्रॉन, ठीक है। तो ये नेफ्रॉन आगे जाके डीसीटी में जुड़ रहा है। अब इस डीसीटी से क्या हो रहा था, एडीएच हार्मोन के थ्रू मेरे पास वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था,
ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास ये एडीएच हार्मोन नहीं है। अगर एडीएच हार्मोन मेरे पास नहीं है तो ये वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और अगर रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा तो पूरा जो वाटर है मेरा वो यूरिन में जाएगा, ठीक है। और इंसान को फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा, ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन होगा। और अगर कंटिन्यू इंसान फ्रिक्वेंटली यूरिनेट करेगा तो उसको बार बार प्यास भी लगेगी। तो हमको दो फीचर्स देखने को मिलेंगे, पॉलीयूरिया, और एक देखने को मिलेगा पॉलीडिप्सिया। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ये जो डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये दो तरीके का होता है, एक तो है न्यूरोजेनिक और एक है नेफ्रोजेनिक। न्यूरोजेनिक मतलब अगर एडीएच का सिक्रेशन पिट्यूटरी से ही बरोबर नहीं हो रहा, मतलब पिट्यूटरी से ही वो ब्लड में ढंग से रिलीज नहीं हो पा रहा या फिर कम क्वांटिटी में रिलीज हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और एक होता है हमारे पास नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक क्या होता है, अगर एडीएच का सिक्रेशन बरोबर है लेकिन जो हमारे पास रेस्पॉन्स है किडनी का, मतलब जो किडनी के अंदर रिसेप्टर्स थे, कौन से, V2 रिसेप्टर्स, और एक था मेरे पास एक्वापोरिन प्रोटीन, अगर ये दोनों ढंग से काम नहीं कर रहे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। V2 रिसेप्टर काम नहीं करेगा या फिर एक्वापोरिन डिफेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा मेरे पास, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। इस कंडीशन के हमारे पास बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ट्यूमर ऑफ पिट्यूटरी हो गया, या फिर किसी तरीके का ट्रॉमा है, या फिर इडियोपैथिक भी हो सकता है, मतलब कोई नॉन कॉज नहीं है। तो 30% चांसेस सबके होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास हो सकता है इन्फेक्शन, वेस्कुलर डिसऑर्डर की वजह से भी डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, या फिर सार्कोइडोसिस में भी हमको ये देखने को मिल सकता है। इसके फीचर्स तो हमने पहले ही देख लिए थे, जो कि है पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। तो ये आपके लिए शॉर्ट नोट्स के लिए अच्छे से टॉपिक तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम अपने अगले हार्मोन के बारे में बात करते हैं, जो कि है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन पर भी एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो चलिए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन किसके थ्रू एक्ट करता है, IP3 और DAG पाथवे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे सारे हार्मोन्स थे उसमें मेनली तो CAMP के थ्रू ही एक्ट कर रहे थे हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन, लेकिन अभी हमने देखा कि जो V1A रिसेप्टर है, V1B रिसेप्टर है, और जो हमारे ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर है ये किसके थ्रू काम कर रहे हैं, हमारे IP3 और DAG पाथवे के थ्रू काम कर रहे हैं। तो ये एग्जांपल्स आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑक्सीटोसिन का क्या काम है। तो ऑक्सीटोसिन का जो मेन काम है वो है मिल्क इजेक्शन, ठीक है, मिल्क इजेक्शन। अब ये मिल्क को किस तरीके से इजेक्ट करता है वो हम एक पाथवे के थ्रू देखते हैं, जो कि है मिल्क इजेक्शन पाथवे। तो चलिए उसको अच्छे से देखते हैं। तो जब भी एक बच्चा पैदा होता है और अपने मदर के ब्रेस्ट को सक करता है तो एक रेस्पॉन्स जाता है, और क्या करता है, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। और जब वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज करवाता है। और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है इन स्मूथ मसल का, जो इन एल्वियोलाई के अराउंड है। तो एल्वियोलाई के अराउंड जो स्मूथ मसल है उनका कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, आप समझिए कि जो मिल्क का प्रोडक्शन था वो तो कौन कर रहा था, हमारे पास प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या कर रहा था, प्रोडक्शन, मिल्क बनाने का काम कौन कर रहा था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। उसने हार्मोन को बना के मिल्क को बना के इस एल्वियोलाई में रख दिया, लेकिन ये एल्वियोलाई से इजेक्ट कैसे होंगे, तो वो इजेक्ट होंगे जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और ये मसल कॉन्ट्रैक्ट किसके थ्रू करती है, ऑक्सीटोसिन के थ्रू। इसलिए कभी कभार देखने को मिलता है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ और मदर के मिल्क नहीं आता तो डॉक्टर ये एडवाइस देता है कि आप कंटिन्यूसली उसको ब्रेस्ट फीड करवाइए। क्यों, क्योंकि जब ये रिफ्लेक्स होगा, जब ये बच्चा सक करेगा तब ही ये रिफ्लेक्स जनरेट होगा और ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा और मदर के ग्लैंड से मिल्क का रिलीज होगा। तो ये जो मैकेनिज्म है इस पर भी एक सेपरेट क्वेश्चन बनता है, तो ये मैकेनिज्म आपको अच्छे से याद रखना। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल्स को करके हमारा मिल्क इजेक्ट हुआ, तो ये ऑक्सीटोसिन का एक काम था। दूसरा काम है हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। इस प्रोसेस को आप बहुत ही अच्छे से समझिएगा। जैसे ही एक मदर के टर्म कंप्लीट होता है, टर्म कंप्लीट होता है मतलब उसके 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी खत्म हो जाते हैं और जस्ट बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है, तब क्या होता है, जो हमारा यूट्रस है उसमें जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स है उनका नंबर बढ़ता रहता है, ठीक है। तो जैसे ही टर्म हुआ तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर्स का नंबर बढ़ जाएगा, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इंक्रीजेस, ठीक है। तो जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज होंगे तो जो हमारे पास ऑक्सीटोसिन का लेवल था वो तो ब्लड में उस टाइम नॉर्मल था, ठीक है, लेकिन जब जैसे ही रिसेप्टर बढ़ गए तो वो ऑक्सीटोसिन इन रिसेप्टर्स पे जाके एक्ट करेगा
और क्या कराएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस होता है धीरे धीरे क्या होगा, मेरे पास सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, सर्विक्स का डायलेशन शुरू हो जाएगा और जैसे ही ये सर्विक्स का डायलेशन शुरू होता है एक पॉजिटिव फीडबैक जाता है। ये याद रखिए, ऑक्सीटोसिन एक पॉजिटिव फीडबैक का एग्जाम्पल है। तो एक पॉजिटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, जो कि उसको बोलेगा कि भाई और कॉन्ट्रैक्शन करवाना है ताकि बच्चे की डिलीवरी हो सके। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, और ऑक्सीटोसिन को रिलीज कराएगा और वो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस का और कॉन्ट्रैक्शन कराएगा और इतना तेज कॉन्ट्रैक्शन कराएगा कि एक बच्चा आराम से डिलीवर हो सके। तो जो मेन काम ऑक्सीटोसिन का था वो था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस और मिल्क इजेक्शन। ये तो बात हो गई प्रेग्नेंट यूट्रस में ऑक्सीटोसिन क्या काम कर रहा था। अब अगर बात करूं मैं नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस की, तो उसमें ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, उसमें वो काम करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्म का। वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करवा के, यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवा के स्पर्म का मूवमेंट करवाता है टिल फैलोपियन ट्यूब तक स्पर्म का मूवमेंट कराने का काम ऑक्सीटोसिन का ही होता है। इसी के साथ हम देखें जो मेल्स है उसमें ये क्या काम करता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल ऑफ वास्ट डिफरेंस के स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और स्पर्म को यूरेथ्रा तक पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, एक और इसका जो मेन काम है वो है ऑक्सीटोसिन किस तरीके से एक लव हार्मोन का काम करता है। ऑक्सीटोसिन एक तरीके का लव हार्मोन है, मतलब ये दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग को बढ़ाता है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसको आप देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।